तो स्टूडेंट आपके लिए भी हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स क्वेश्चन पेपर 2019 का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं स्टूडेंट। और अगर आप भी अपना स्टेट का क्वेश्चन पेपर पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप भी हमें नीचे दी गई मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। उसको हम सॉल्व करके अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, हम उस पर आप मेल कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमें यूपी के एक स्टूडेंट ने भेजा है जिसका नाम भी हम बता देते हैं, उनका नाम है भविष्य पांडे। तो पांडे जी, ये क्वेश्चन पेपर आपने हमें भेजा है, हम आपके लिए और आपके जैसे सभी बच्चों के लिए इसको डेडिकेट करते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है अभी ओल्ड सेमेस्टर का, हाँ, अप्लाइड मैथ्स 1 का क्वेश्चन पेपर है ये यूपी पॉलिटेक्निक का। अगर ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, इसके बाद फिर कोई क्वेश्चन पेपर हुआ नहीं क्योंकि बीच में कोरोना की वजह से प्रमोट कर दिए गए थे स्टूडेंट्स को। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो आपके आने वाला एग्जाम है, जो आपका जल्द ही अभी बताया गया है कि 22 मार्च को होने वाला है। तो उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके क्वेश्चन अगर एक एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया तो जो भी क्वेश्चन आपका आने वाला है, क्वेश्चन पेपर आने वाला, सारे इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन होंगे। अगर इस क्वेश्चन पेपर को आपने अच्छे से कर लिया तो 100% आप पास हो जाओगे, और अगर आपकी बैक है तो आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर एनी 10 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखो स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें 12 पार्ट दे रखे हैं ए बी सी करके, और आपको उसमें से 10 पार्ट करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। ठीक है जी, इसका हमने पहला क्वेश्चन लिख दिया है ए पार्ट वाला कि द सम ऑफ ए टर्म ऑफ द सीरीज 2 + 4 + 6 + 8 + डैश डैश डैश, कि ये जो सीरीज दे रखी है इसके 8 पदों का योग क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है आपके पास। ऑप्शन पहला है 75, दूसरा है 72, 27 और इनमें से कोई नहीं। नन मतलब इनमें से कोई नहीं। तो बताइए स्टूडेंट क्या होगा। तो देखो ऐसा है, इसमें तुक्का नहीं लगाना आपको ये जो सीरीज दे रखी है 2 + 4 + 6 + 8 + डैश डैश डैश, उसके 8 पदों का सम निकालना है। तो देखो इसको, एक तो सिंपल तरीका है भैया, सिंपल आप जोड़ लीजिए। 4 2 6 6 12 और 8 20, ऐसे ऐसे करके आप जोड़ेंगे तो आपके 8 पदों का सम आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे 4 ही पद हैं, आपको पता होना चाहिए। दोनों मेथड से मैं बताऊंगा, एक सिंपल तरीके से और एक दूसरे तरीके से। ठीक है जी, तो पहला मेथड ये देखिएगा सिंपल तरीके से कि ये जो सीरीज है इसके 8 पदों तक का सम निकालना है, जोड़ना है 8 पदों तक। अब 4 पद तो हमें पता है, 1 2 3 4। पांचवा पद क्या होगा भैया? अब देखो उससे कैसे पता चलेगा क्या होगा पांचवा। अब यहां से आप देखेंगे कि 2 के बाद 4 आया, मतलब 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आए, 4 में फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना है 6, 6 में फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना है 8। इसका मतलब 2 2 करके आगे बढ़ रहा है। तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, प्लस फिर 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, प्लस फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, फिर प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, और प्लस डैश 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 आगे तक है। लेकिन हमें 8 पद तक ही जोड़ना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 तक आपके 8 पद हो गए। अब सिंपली आप इन 8 पदों को भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एपी जीपी के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो सिंपल इनको जोड़ दीजिए भैया। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे देखो, सिंपल जोड़ो। 4 और 2 6 और 6 12, और 12 और 8 कितने होते हैं 20 होते हैं, और 20 और 10 कितने होते हैं 30 होते हैं, 30 और 12 कितने होते हैं 42 होते हैं, 42 और 14 कितने होते हैं 56 होते हैं, और 56 और 16 56 और 6 62 और 10 72। तो आपका आंसर जो है भैया 72 आ रहा है। देखो इसमें से कौन सा है, सेकंड ऑप्शन सही है। तो एक तरीका तो ये है। ठीक है जी, दूसरा तरीका जो अगर आप मैथमेटिकल के रियल स्टूडेंट हैं, आपने एपी जीपी पढ़ी है तो आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं। ये तो कोई भी आप कर देगा, बिना मैथमेटिक्स का स्टूडेंट भी इसको कर देगा, लेकिन आपको इस तरीके से भी आना चाहिए क्योंकि इसमें तो 8 ही पद दे रखे हैं। अगर आपको बोला जाए 100 पदों का सम करो तो 100 पदों का सम करते करते आपका 2.5 घंटा पूरा हो जाए, तो फिर और क्वेश्चन कब एक ही क्वेश्चन कर पाओगे क्या फिर पूरे 2.5 घंटे
इंपॉर्टेंट है नहीं ना। तो इसलिए अगर आप मैथमेटिकल के स्टूडेंट है तो एपी जीपी का नॉलेज आपको होना चाहिए कि एपी के एन पदों, एनवा पद क्या होता है, एपी के एन पदों का सम क्या होता है। अगर नहीं जानकारी तो डिटेल लेक्चर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उनको देख लीजिएगा। तो देखिए सेकंड मेथड क्या है कि आपको सीरीज देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + डैश डैश डैश, ठीक है जी। अब इसके 8 पदों तक का सम। अब देखो सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि ये सीरीज कौन सी है, एपी है कि जीपी है। जब तो 2-2 के अंतराल से बढ़ रहा हो, हाँ मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 4 में से 2 गए तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है जी। और इसी प्रकार से तीसरे पे से दूसरा घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। 8 में से 6 घटाएंगे 2, तो दूसरे से पहला घटाएंगे 2 बच रहा है, तीसरे से दूसरा घटाएंगे 2 बच रहा है, चौथे से तीसरा घटाएंगे 2 बच रहा है। तो इसका मतलब 2-2 का अंतर आ रहा है। जब 2-2 का अंतर आ रहा है ऐसी सीरीज को एपी कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी कहा जाता है, ठीक है जी। एक गुणोत्तर श्रेणी भी होती है, उसका हम आगे जिक्र करेंगे। वो हो सकता है आपके पास गुणोत्तर श्रेणी आ जाए अगली बार जो आपके आने वाला एग्जाम, तो उसका ऐसा है भैया कि जैसे कि 2 + 4 + 8 + 16 + डैश डैश, ये आपकी जीपी है, ठीक है। जीपी का पता कैसे, देखो एपी में तो दूसरे पद में से पहला पद है, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं, वो बराबर आना चाहिए तो वो एपी है। देखो दूसरे में से पहला घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो कितना आ रहा है, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो भी 2 ही आ रहा है, तो 2-2 बराबर हो रहा है ना, तो ये एपी है। और जीपी में क्या करते हैं कि दूसरे में पहले वाले का भाग देते, इसमें घटाते हैं इसमें भाग देते। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये जीपी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है जो आपका कल परसों एग्जाम आने वाला है उसमें जीपी आ जाए, तो फिर क्या करोगे। इसलिए जीपी और एपी दोनों समझ में आना चाहिए ना, हाँ इसलिए। तो दूसरा पद बटे पहला पद बराबर होना चाहिए तीसरा पद बटे दूसरा पद, ठीक है जी। अब देखो पहला पद क्या है यहाँ पे, दूसरा पद है 4, पहला पद है 2, 4/2 बराबर होना चाहिए तीसरा बटे दूसरा, तीसरा 8/4। तो देखो 4/2 कितना होता है, 2 दूना 4, 2 होता है और 4 दूना 8, तो इसका मतलब दोनों का मान 2-2 है। इसका मतलब ये क्या है, ये जीपी है। और जहां पे डिवाइड किया जाता है, डिवाइड बराबर आता है, वहां पे जीपी होता है। जहां पे अंतर बराबर आता है वहां पे एपी होता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप इसको जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा तो अभी हम इसकी बात करते हैं। तो चूंकि ये एपी है, हमें पता चल गया एपी है। कैसे पता चला, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर आया तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ठीक है जी। एपी पता चल गया। जब एपी है तो इसका अब पहला पद देखो क्या है। पहला पद जो होता है ना, जो पहला वाला पद है वो पहला पद है, ये दूसरा है, तीसरा चौथा। तो पहला पद को ए से डिनोट करते हैं एपी में, ठीक है ना, ध्यान रखना। पहले पद को ए से डिनोट करते हैं तो वो है 2, ठीक है जी। एक होता है डी होता है सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस, सार्वांतर या कॉमन डिफरेंस, जो दूसरे पद में से पहला पद तीसरे में से दूसरा पद घटाने पे आता है। तो 4 में से 2 के 2, 6 में से 4 के 2, तो सार्वांतर 2 हो गया जी। जो अंतर है इन पदों के बीच में जो अंतर है वो सार्वांतर होता है, अंग्रेजी में इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है जी। तो ए हो गया, डी हो गया। और एन बराबर मतलब कितने पदों को जोड़ना है, 8 टर्म को जोड़ना है, तो एन 8 होता है जी। ध्यान रखना इस चीज का, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एन आपका 8 होता है। अब जो है, अब देखेंगे, चूंकि हम जानते हैं चूंकि एसएन बराबर, एसएन मतलब होता है एपी के एन पदों के योगफल का सूत्र, एसएन, हाँ एसएन, सम ऑफ एन टर्म, एस मतलब सम, एन मतलब एन टर्म पद, हाँ। एसएन बराबर, चूंकि एसएन बराबर होता है n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटे ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। जरा ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चूंकि एसएन बराबर होता है n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटा ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी, ये एपी के एन पदों के योगफल का सूत्र होता है। याद रखना पड़ेगा, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो डिटेल लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। तो एसएन बराबर ये है, तो S8 बराबर, एसएन का मतलब एन पदों का योगफल इतना है, तो S8 मतलब 8 पदों का योगफल कितना होगा, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ नीचे जगह नहीं हो रहा। तो एसएन बराबर जब ये है तो S8 बराबर क्या होगा भैया, S8 बराबर, देखो इधर से देखो, चलो, हाँ
S8 मतलब 8 पदों के फल। तो n/2, n की जगह 8 आ जाएगा, तो 8/2, 8/2 ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू ए कितना है भैया, देखो ए कितना है, ब्रैकेट के अंदर रखो या सिंपल रखो, जब माइनस का साइन हो, ए और डी माइनस में हो तो ब्रैकेट के अंदर रखना चाहिए, अदरवाइज सिंपल भी रख सकते हैं। तो ए की जगह 2 है तो 2 रख दीजिए, तो 2a ए की जगह आपका, फिर प्लस है, प्लस n-1 मतलब 8-1 इंटू डी कितना है जी, डी है जी आपका 2, डी है आपका 2, ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व करो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इक्वल टू 8/2 कितना होता है, 4 होता है ना, बड़ा ब्रैकेट शुरू। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 4, 2 दूना 4 ना, 2 दूना 4, हाँ, प्लस, फिर प्लस है बीच में, 8 में से 1 गए 7, है 8 में से 1 गए 7, और 7 का मल्टीप्लाई 2, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 7 में 14, ठीक है जी, ये हो गया। और फिर 4 ब्रैकेट के अंदर, 14 और 4 जुड़ जाएगा, 14 और 4 18 होता है, ठीक है जी। और 18 इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 18 में हो जाएगा, और 4 गुना 18 कितना होता है, 18 चौको 72 होता है जी, तो 72 आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी 72 आया, यहाँ पे भी 72 आया, तो देखो आपको सरल ये लग रहा होगा, लेकिन भैया ऐसा है कि अगर 100 पदों का बोला जाएगा तब आप इससे नहीं कर पाओगे। तो इस ये वाला जो मेथड है आपको आना चाहिए, इससे आप क्या है कि आपको 8 पद पूछा जाए तो 100 पद पूछा जाए या 1000 पद पूछा जाए, सबको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत गहराई से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन एक ही क्वेश्चन पेपर से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ एक क्वेश्चन पेपर से आप पास हो जाओगे, आपकी मैथ की बैक क्लियर हो जाएगी। इस टाइप से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, इफ fx is equal to sin x then the value of f 60 डिग्री इज। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा होगा। अब देखो ऐसा है कि चूंकि fx बराबर है sin x, ठीक है जी, ये फंक्शन का फॉर्मूला, फंक्शन में हम डिटेल में बता चुके हैं कि x की जगह पे अगर 60 आ जाए, x की जगह पे अगर 5 आ जाए तो ये चेंज हो जाता है फंक्शन। तो फंक्शन को कैसे रिप्लेस, फंक्शन में वैल्यू को, वेरिएबल को कैसे रिप्लेस किया जाता है, ये फंक्शन के लेक्चर में डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट में बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें एक डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट, डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो पहला लेक्चर आपका, पहला और दूसरा लेक्चर फंक्शन के मिलेंगे, उनको डिटेल स्टडी करके आप फंक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें शामिल है, तो ट्रिग्नोमेट्री के भी डिटेल लेक्चर हम डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे देंगे, उनको जाके आप अच्छे से एक एक करके बहुत अच्छे से, अगर इन ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर आप बहुत अच्छे से अगर देखेंगे एक एक लेक्चर को, तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब यहां पे देखिए, चूंकि fx बराबर sin x है तो देयरफॉर इसलिए f 60 डिग्री बराबर क्या होगा जी भैया, हाँ? तो fx बराबर sin x है तो f 60 डिग्री बराबर क्या होगा, ये पूछ रहे ना। तो भैया जब x की जगह पे हमने लेफ्ट साइड में x की जगह पे 60 डिग्री रख दिया, तो राइट साइड में भी तो x की जगह पे 60 डिग्री रख देंगे, बस बात खत्म। तो sin 60 डिग्री, अब sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं पता आपको, डिटेल लेक्चर देख लीजिए, पहले लेक्चर में से लेकर 9 लेक्चर मैंने बहुत गजब से बना रखे, एक एक लेक्चर को अगर आप ध्यान से कॉपी पे लेखन में बैठ के देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। sin 60 डिग्री का मान होता है भैया √3/2। अब क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैंने टेबल भी बना रखी, उसमें आपको आसानी से याद हो जाएगा, आप याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप डिटेल लेक्चर देखोगे तो, ठीक है जी। तो √3/2 sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, याद रखना पड़ेगा आपको, बस सिंपल सी बात। जैसे sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, ऐसे sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, याद रखना पड़ेगा। नहीं पता तो डिटेल लेक्चर देख लीजिए। तो √3/2 इसका आंसर हो गया भैया। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ये वाला ऑप्शन सही है, सेकंड, है ना। तो सेकंड पे टिक कर दीजिए, 1 नंबर पक्का हो गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सी, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 3i + 4j + 3k देन a वेक्टर का मापांक इज, मॉडुलस ऑफ a वेक्टर इज। मतलब आपको एक वेक्टर दे रखा है, देखो वेक्टर, हाँ, ए वेक्टर, ऊपर जब ए के ऊपर एरो लगता है तो वो वेक्टर होता है। वेक्टर समझते आपको पता होना चाहिए कि ये सदिश बीजगणित और अदिश बीजगणित का सूत्र क्वेश्चन है,
ठीक है जी, उस चैप्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर एंड स्केलर का ये क्वेश्चन है। तो ए वेक्टर आपको दे रखा है 3i + 4j + 3k, हाँ आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं इसलिए उनके ऊपर कैप भी लगी है, ठीक है। तो डिटेल लेक्चर अगर नहीं पता तो डिटेल लेक्चर नीचे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में वहां दे देंगे अगर वो आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है वेक्टर के बारे में। और ए वेक्टर का दो डंडे अगर बगल में लगते हैं तो इसको बोलते हैं ए वेक्टर का मॉड, मॉड मतलब मापांक, हाँ उसकी डिस्टेंस ए वेक्टर का मतलब डिस्टेंस से होता है। ए वेक्टर तो डायरेक्शन को तय करता है और ए वेक्टर का मापांक उसकी डिस्टेंस को तय करता है कि कितना डिस्टेंस तक ए वेक्टर जा रहा है, ए वेक्टर का मापांक वो कहता है, ठीक है जी। अब ए वेक्टर का मापांक कैसे निकालेंगे, ऑप्शन तो दे रखे हैं यहाँ पे, लेकिन कौन सा होगा। सबसे पहले आप देखिए गिवन दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i + 4j + 3k, ये दे रखा है। देयरफॉर ए वेक्टर का मापांक बराबर क्या होगा जी। देखो ऐसा है कि ai + bj + ck कोई ए बी वेक्टर दे रखा है अगर इस ए बी वेक्टर का मापांक निकाला जाता है तो हम क्या करते हैं, मापांक जब भी किसी वेक्टर का मापांक निकालना हो तो अंडररूट के अंदर आई जे के जो कोफिशिएंट होता है उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जैसे आई का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो ए का स्क्वायर प्लस फिर जे का कोफिशिएंट क्या है, बी, तो बी का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट क्या है, सी, तो सी का स्क्वायर। जो भी वेक्टर होता है उसके आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, उनका स्क्वायर कर देते हैं और फिर जोड़ देते हैं और फिर वर्गमूल लगा देते हैं, अंडररूट का साइन लगा देते हैं। इसी को किसी वेक्टर का मापांक कहते हैं, ठीक है जी। तो जैसे इसका मापांक निकाला, ऐसे ए वेक्टर के ये वाला वेक्टर है, इसका मापांक क्या होगा जी, तो अंडररूट के अंदर आई जे की कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम कर दो। तो आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। देखो ऐसा भी प्लस फिर जे का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 जो है ना, तो +4 नहीं लिखेंगे, सिंपल 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। हो सकता है यहाँ पे माइनस होता, तो फिर अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो फिर -4 का स्क्वायर लिखते, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है जी। वैसे तो खैर स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी तो के की कोफिशिएंट यहाँ +3 है, मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल टू अंडररूट के अंदर। अब इन सबको इस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर गलती से कई स्टूडेंट 6 भी बोल देते हैं, ऐसा भी होता है। तो बच्चों थोड़ा सा मेहनत करिए जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट फंडे क्लियर हो जाए, दिमाग के भी और मैथ के भी, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 2 बार गुणा करना है, तो 3 × 3, 3 × 9, ठीक है जी, प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार गुणा करना, 4 × 4, 4 × 16, 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है जी। इन सबको जोड़ दो तो 16 9 25 होते हैं और 25 में से 9 और 5 14, 34, अंडररूट के अंदर 34, तो 34 आंसर आ रहा है। देखो हाँ इसमें भी ऑप्शन अभी तक देखो आप देख रहे हैं कि 3 के 3 क्वेश्चन का सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन सही दे रखा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो क्या करता है कि सेकंड वाले सारे आंसर लिख देता है कि इसका सेकंड, कोई उनमें से एक तो सही होगा। तो अगर कोई ऐसा तुक्का लगा देगा तो उसको ये फायदा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो किस्मत की बात कभी कभी होती है। ऐसा किस्मत वगैरह पे ज़्यादा विश्वास करना भी नहीं चाहिए, अपनी मेहनत पे विश्वास करो बच्चों, तो ज़्यादा सही रहेगा। मेहनत करो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है तुक्का लगाने की, मेहनत किस्मत पे भरोसे रहने की, ठीक है। आप मेहनत करेंगे तो आपको सिंपल कैलकुलेट करके ऐसे निकाल देंगे, आपको आंसर लगा बता देंगे, ये है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी द वैल्यू ऑफ sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज, मतलब sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान बताओ क्या होगा। इनमें से कोई है या नन ऑफ द अबव लिखे, ऑप्शन डी लिखे या 1 है, 0 है, -1, क्या है आंसर बताओ। तो देखो ऐसा है जी, sec² थीटा प्लस माइनस यहाँ पे माइनस tan² थीटा को सॉल्व कर लो भैया। देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आती है तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है जी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये तीन इनइक्वालिटीज बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज होती है तीन, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ये आपको याद होनी चाहिए। देख, अगर नहीं पता तो डिटेल लेक्चर डिस्क्रिप्शन में ट्रिग्नोमेट्री का हमने दे रखा, पूरी प्लेलिस्ट दे रखी, एक एक करके सारे लेक्चर को आप देखेंगे तो सब सारे फंडे खुल जाएंगे, सारे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं अगर पता है तो आप यहीं पे आप इसी को देख लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे अगर ये पता है तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो जो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है ना इतना, इसकी जगह क्या रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है जी। तो इसलिए सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख दिया, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, फिर टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज रख दो जो पहले से है, ठीक है जी। अब देखो प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से कट जाएगा ना, बचा क्या, बचा 1। ये आपका आंसर है। अब देखो ऑप्शन कौन सा है आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही है जी। इसमें फर्स्ट आ गया भैया, अभी 3 लगातार सेकंड थे, अब फर्स्ट आ गया। तो अगर आप तुक्का लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ही, चौथा ऑप्शन आपका, चौथा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई पार्ट, द वैल्यू ऑफ, ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट पार्ट है, ये लगभग ABCDE, हाँ 5 क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखे हैं, उसके बाद सिंपल सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले दे रखे हैं, ठीक है जी। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ई, द वैल्यू ऑफ d2y बटे dx स्क्वायर इज, ये मतलब d2y बटे dx स्क्वायर की वैल्यू इनमें से कौन सी है। लेकिन यहाँ पर आगे थोड़ा और पढ़िए, हम वेयर y इज इक्वल टू e की पावर 2x, अगर y बराबर e की पावर 2x दे रखा है तो हमें d2y बटे dx स्क्वायर निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार करना है। dy बटे dx एक बार डिफरेंशिएशन होता है और d2y बटे dx स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएशन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपको दे रखा है ना उसको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो d2y बटे dx स्क्वायर निकल जाएगा। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। गिवन दैट क्या दिया हुआ है आपको, दे रखा है y बराबर e की पावर 2x, ये दे रखा है भैया आपको, ठीक है जी, ये आपको दे रखा है। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो अब x के सापेक्ष जब y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो dy बटे dx आता है, ठीक है जी। अगर नहीं पता कि y का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x करते तो dy बटे dx आता, अगर ये नहीं पता है तो डिटेल लेक्चर डिस्क्रिप्शन में मैंने डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट दे रखी है, वहां पे जाके एक एक लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लीजिए, ठीक है जी। तो dy बटे dx, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx इज इक्वल टू, अब e की पावर 2x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो ऐसा होता है कि अगर e की पावर x है सिंपल, वहां तो यहाँ तो e की पावर 2x है, अगर सिंपल e की पावर x है तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x e की पावर x ही होता है। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, इनटू फिर जो पावर होती है उसको फिर से डिफरेंशिएट किया जाता है, तो यहाँ पे पावर क्या है x, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो 1 लिखो ना लिखो, इसलिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ होता कि देखो ऐसा होता है कि जो e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है, e की पावर 2x है तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर 2x ही होगा, लेकिन जो पावर होती है उसको फिर से डिफरेंशिएट किया जाता है। यहाँ पे पावर को x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए e की पावर x का e की पावर x ही आता है। लेकिन अगर x के अलावा पावर x के अलावा कुछ और होगा तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी, इस चीज का जरा ध्यान रखना। y का डिफरेंस dy बाई dx, अब e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होता है, e की पावर 3x होता तो e की पावर 3x का भी e की पावर 3x ही होता है डिफरेंशिएशन, याद रखेंगे इसको, नहीं तो डिटेल लेक्चर देख लीजिए क्यों होता है, ठीक है। हाँ e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x होता है, ठीक है, ये होता है। लेकिन इनटू जो पावर है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब d बटे dx लिखो और 2x लिख दो, यहाँ पे इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब देखो e की पावर 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन करो, तो 2 तो कांस्टेंट है, उसको तो डिफरेंशिएशन बाहर ले सकते हैं, 2 तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का तो 2 इंटू 1 2 हो गया, इसका मतलब
2 आगे लिख दो और इंटू ए की पावर 2x। तो dy बटे dx क्या आया आपका 2 इंटू ए की पावर 2x आया, लेकिन हमें d2y बटे dx निकालना है। इसका मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलो है ना, क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, हाँ यहाँ पे लिखते हैं, चलो हाँ, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंस dy बटे dx की वैल्यू जो ये आई ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। तो dy बटे dx का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो d2y बटे dx स्क्वायर हो जाता है। तो क्या हो जाता है d2y बटे dx स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो बाहर आ जाता है, इनटू ए की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो अभी बताया मैंने, ए की पावर 2x का ए की पावर 2x होता है, इनटू फिर 2x का 2 हो जाता है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है जी। अच्छा, अब इज इक्वल टू 2 को आगे मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 4 गुना ए की पावर 2x, आपका d2y बटे dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर है। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन है, तो फिर से सेकंड ऑप्शन आ गया भैया। तो 5 क्वेश्चन में से सेकंड वाला ऑप्शन 4 पे है। तो चलो रैंडमली कभी बाई चांस हो जाता है, लेकिन इस पे भरोसा मत करिए कि सेकंड वाला ही आप तुक्का लगा के आ जाओ। मैंने सर नोटियाल सर ने बोला था एक वीडियो में कि सेकंड वाला ऑप्शन आएगा, उस पर तुक्का लगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, सॉल्व करना है प्रॉपर जैसे हम कर रहे हैं, जो आंसर आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। क्या दिक्कत है, चाहे 10 ऑप्शन दे रखे हो, क्या फर्क पड़ता है उससे, आपको सॉल्यूशन जो आएगा आप उस पर टिक कर दीजिए, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डियर स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे वो यहाँ पे खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको पूरा समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए और उसके आसपास के क्वेश्चन जो आपकी बुक में हैं उनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए, जिससे कि कोई भी एक क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए, ठीक है। और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जैसे जैसे फ़ायदा आप उठा रहे हो वैसे उनको भी फ़ायदा हो। और मैंने ये प्रोसेस शुरू किया है कि आप किसी भी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूँ बहुत सालों से, तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट में अगर किसी को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना है या किसी में मैथ्स की कोई प्रॉब्लम है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लेवल पे, तो उसको मैं सॉल्व करूँ अपनी तरफ से जितना हो सकता है, जितना मेरे पास समय होता है, जितना मैं मेहनत कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो उस प्रकार से आप हमें मेल कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन है या किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक है तो आप मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।